डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसमें हमने पढ़ना है मैट्रिसेस के बारे में, यानी कॉलम ये क्या होते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं या क्वेश्चन इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कॉलम या मैट्रिक्स होता क्या है। इसमें है कि a rectangular array or a formation of collection of real numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5 such as and then enclosed in a brackets। यानी इसमें अब जो डेफिनेशन आपकी दी हुई है उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है। रेक्टेंगल क्या होती है हमारी? रेक्टेंगल में ये होता है कि हमारे पास इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल। यानी इसमें होती हैं हमारी जो दोनों अपोजिट साइडें हैं, आपस में आमने सामने वाली साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं ये लेंथ में। और इधर से क्या होता है कि लेंथ वाइज भी, लेंथ और वेड्थ वाइज आपस में अपोजिट साइड्स लेंथ में या साइज़ में बराबर होती हैं। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। अब ये इसमें मैट्रिसेस में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, यानी इसी टाइप की बनावट है एक। उसमें होता क्या है, रियल नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। रियल नंबर्स हमारे कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, हकीकी नंबर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसमें ये है कि उनको एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया जाता है। और इसमें अब हमने जो मैट्रिक्स बनाए, अब देखें ब्रैकेट्स दो लगा रहे हैं हम, ब्रैकेट्स लगा दिए हमने। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर उन्होंने कहा जी रियल नंबर्स है। अब इसमें 3, अब ये जो फॉर्मेशन है हमारी या ये जो बनावट है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स या कॉलम। यानी ये हमारी क्या होगी? अब एक तो मुस्ततिली बनावट होगी है, यानी जिस तरीके से हमारी मुस्ततील होती है वैसे है, और ब्रैकेट्स के अंदर हैं, दो ब्रैकेट्स के अंदर, और हैं क्या? रियल नंबर्स। तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें सिंगल वर्ड फिगर भी हो सकती है हमारी, ये भी हमारी मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से ये भी हमारा मैट्रिक्स है, यानी कॉलम है हमारा। अब सबसे पहले हमने क्या देखना था कि कॉलम होता क्या है, जो मैट्रिक्स है वो है क्या। यानी उसमें क्या है कि मुस्ततिली बनावट है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हकीकी अदद लिखते हैं या रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या प्लस माइनस जो भी हो ये हम लिखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉलम या मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अब होती क्या चीज़ें हैं? अब ये तो हमने बनावट बना दी। अब इसके अंदर होती हैं कॉलम और इसके रोज़। यानी अब दो चीज़ें इसके अंदर बनावट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं जो हमने आगे जाके हमें इनका कंसेप्ट होना चाहिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें हम रेक्टेंगुलर बनावट हो गई हमारी, ब्रैकेट के अंदर हो गई, ये तो होगी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या है? अब हमारे जो नंबर्स हैं वो जैसे देखें 3, 4, 5, 6। अब कतार हमारी कैसे होती है? यूँ सीधी। अब कतार हमारी एक ये हो गई, दूसरी ये नीचे वाली, ठीक है। अब देखें इसमें कतारों की तादाद कितनी है इस मैट्रिक्स में? इसमें कितने हैं? एक ये है हमारी, दूसरी ऊपर है कतार। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी तादाद इक्वल है 2 के। यानी अब हमारे पास जो रोज़ हैं, यही कतारों को इंग्लिश में रोज़ कहा जाता है। यानी अब नंबर ऑफ रोज़ यानी कतारों की तादाद हमारे पास कितनी होगी? 2। और इसमें रोज़ हैं कौन सी? ये जो सीधे हमारे जितने भी वर्ड लिखे होंगे। अब इसमें देखें ऊपर वाले में ये एक हो गई, दूसरी नीचे हो गई, और नीचे वाले अगर कॉलम में देखें तो इसमें सिर्फ सिंगल है। इसी तरीके से इसमें अगर हम चेक करें इसमें भी एक सिंगल बन रही है हमारी।
अब ये लाइनें नहीं लगानी, आपने सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि इतनी है। आपको पता होना चाहिए कि कतारें कैसे हम कह रहे हैं कि ये रोज़ हैं या कतारें हैं, तो ये इस तरीके से हैं कि ये एक ही कतार के अंदर हमारे आ रहे हैं, तो इनको हम एक कतार कहेंगे। और इसमें हमारी दो होगी। और दूसरा इसमें क्या होती हैं हमारे कॉलम। अब कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, यानी ऊपर से नीचे। अब ये देखें, ये एक कॉलम हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया। अब ये हमारे क्या हैं, कॉलम। अब इसमें कॉलमों की तादाद कितनी होगी हमारी, दो होगी हमारी कॉलमों की तादाद। अब इसमें हम लिखेंगे कॉलमों की तादाद, वो कितनी हो गई है हमारी, दो। अब इसमें बनावट होगी हमारी कि मुस्ततीली बनावट है, इसके अंदर रियल नंबर्स लिखे जाते हैं, वो भी हो गया। अब इसमें पार्ट्स इसके कौन से होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं यानी कतारें, वो देखी जाती हैं। उसके बाद उसके कॉलम्स देखे जाते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब इसमें हमारे कॉलम्स की तादाद भी दो है और कतारों की तादाद भी दो है। अगर इस ऊपर वाले में देखें तो हमारे पास कतारों की तादाद कितनी होगी है, दो। और अगर कॉलम देखें, कॉलम हमारे क्या होते हैं, ऊपर से नीचे, ये अदद जो ऊपर नीचे लिखे हैं, ये एक हो गया, ये दो और ये तीन। अब इसमें हमारे कॉलम की तादाद कितनी हो जाएगी, कॉलम तीन कॉलम हो जाएंगे, कॉलम की तादाद 3 हो जाएगी हमारी। और इसमें अगर आ जाएं तो इसमें हमने कहा था कतार हमारी एक है, तो कॉलम हमारा कितना बनेगा, यूँ कॉलम भी हमारा एक बनेगा। और इस नीचे वाले में हमारे पास कतार हमारी एक बनी थी, लेकिन कॉलम क्या है, एक कॉलम इसमें आएगा वर्ड अदद के अनुसार, एक इसमें है, एक इसमें, हमारे तीन हो गई। ये अब एक कतार और तीन कॉलम है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें एक और कॉलम कितने हो गए, कॉलम इस मैट्रिक्स में तीन हो गए हैं। तो अब आगे हम देखें। अब ये तो हमारा हो गया कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, कैसे देखी जाती हैं, कौन सी होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कौन से होते हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको आर से, कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आर। अब 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास एक रो है, और R2 लिखेंगे तो हमारे पास यानी 2 रोज़ है। और कॉलम्स को कैसे ज़ाहिर किया जाता है, उनको C से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल C से। C1 लिखेंगे तो पहला कॉलम हो जाएगा, C2 लिखेंगे तो दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब ये इसमें आ रहा है। उसके बाद हमारा आगे जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर, यानी अब हमने देख लिया है कि मैट्रिक्स होती क्या है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे निकाली जाती हैं, कैसे पता चलता है कि कितनी नंबर ऑफ़ इसमें रोज़ कितनी है यानी कतारें कितनी हैं, और कॉलम्स की तादाद कितनी है। अब आगे है इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी कॉलम का उसका ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है। इसमें यह है कि जितनी उसके किसी भी दिए हुए कॉलम के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी तादाद रोज़ की होगी या फिर इसके कॉलम्स की होगी, उनको हम एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्डर। अब उसमें लिखा कैसे जाता है, अब उसने ये कहा है कि अब इसमें यह है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक ऊपर वाला ही हम दे देते हैं, जो हमारा फर्स्ट हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हुए ऑर्डर देखते हैं इसका कि इसका ऑर्डर कितने हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है यानी कतारें हमारी कितनी हैं, एक ये होगी, दूसरी ये, यानी 2 हो गई, 2 हमारी क्या होगी, कतारें होगी। और कॉलम हमारे कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए हमारे कॉलम। अब इनको लिखना किस शक्ल में होता है, इसमें ये होता है कि हमने लिखना होता है नंबर ऑफ़, इसमें अब m/n, यानी अब इसमें यह है कि ये m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर ऑफ रोज़ को।
यानी जितनी हमारी कतारें हैं उनको वो हम इस जगह पे लिखेंगे जहाँ m लिखा हुआ है, बाय लिख के हम n लिखेंगे। n क्या है हमारे, ये है कॉलमों की तादाद या फिर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ये हमारी होगी कॉलमों की तादाद और ये होगी हमारी कतारों की तादाद। किसी भी कॉलम में या मैट्रिक्स को जब उसके ऑर्डर को ज़ाहिर करना हो तो हमने इस शक्ल में लिखना होता है। यानी सबसे पहले यहाँ m/n जो लिखा हुआ है, m की जगह पे हमने लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़। अब इसकी देखें कतारें कितनी हैं, 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे बाय, उसके बाद देखेंगे n यानी कॉलमों की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें 3 है तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। ये हमारा ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स के लिए। अब इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना होता है, किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसका हम नाम लिख सकते हैं कि इसका नाम अगर A है, इसको हम कर देते हैं B, ये हमारा हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अब हमारे पास क्या है, ये कॉलम जो हमारा कॉलम है इसका नाम हमने क्या लिखा हुआ है, ये A कॉलम है, ये D कॉलम है, ये B है और ये C है। यानी अब कॉलम के अंदर जहाँ हम रियल नंबर लिख रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसमें ये भी होता है कि उसको आपने रिप्रेजेंट या उसको ज़ाहिर करने के लिए आप उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको एक नाम भी दे सकते हैं कि इस कॉलम का नाम क्या है। उसके बाद अब हमने ये क्या था कि आर्डर निकाला था कि आर्डर क्या होते हैं। आर्डर में ये है कि हमारे पास जितनी भी कतारें होती हैं, पहले हमने उसको कतारों की तादाद को ज़ाहिर करना होता है, उसके बाद बाय लिख के हमने कॉलमों की तादाद लिखनी होती है। इस तरीके से हमारा ऑर्डर निकल आता है। अब है इक्वल मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल किस वक्त आप ज़ाहिर करते हैं कि ये इक्वल है। यानी हमारी जो मैट्रिक्स है वो दूसरी मैट्रिक्स के साथ इक्वल बराबर है। अब इसमें ये कंडीशन है कि एक तो उनके अदद सेम होने चाहिए, दूसरा ये है कि उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अब देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स A, हम इसको कर रहे हैं 2 3 4 5। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है B, इसमें हम कर देते हैं 1 + 1 4 - 1 5 - 1 एंड 6 - 1। अब देखें ये मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व खड़ी हुई है। इसमें यह है कि हमारे पास पहले उस पर मौजूद है 2 और दूसरे उसमें हमारे पास कॉलम में ऊपर दिया हुआ है हमारा 3, नीचे है 4 और 5। सबसे पहले तो ये देखें इसके ऑर्डर को कि इसमें क्या है कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2। अब हमारा A का अगर हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A हमारा आएगा 2/2। अब आ जाते हैं हम जिसके साथ हम इसको इक्वल कर रहे हैं, दोनों को चेक कर रहे हैं कि कौन से हमारे A और B आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या चेक किया है, ऑर्डर। पहली शर्त यह है कि हमने ये चेक करना है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका दूसरे का देखें, अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम ज़रूर। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 2 है तो 1 + 1 है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ 4 - 1 है 3 आ जाएगा, नीचे 5 - 1 है 4 और 6 - यहाँ आ जाएगा 5। अब देखें इसमें ऑर्डर कितना बनता है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, तो ये हमारा जो 2/, अब नंबर ऑफ़ कॉलम ये भी 2 हैं तो हमारा जो है 2/2। यानी अब मैट्रिक्स A और B का दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो फुलफ़िल हो गई। यानी ये तो पता चल गया कि इनके जो है ऑर्डर सेम है।
उसके बाद अब अगली शर्त क्या है इक्वल होने के लिए, ये उस वक्त इक्वल साबित होंगे जब इनके जो नंबर्स दिए हुए हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, यानी दो अगर हमारा पहले कॉलम के ऊपर 2 दिया हुआ है तो इस बी के अंदर भी ऊपर 2 आना चाहिए, और अगर हमारे दूसरे कॉलम में 3 है तो यहाँ पे 3, यानी जिस पोजीशन पे जो भी अदद लिखे गए हैं ए के अंदर बी के अंदर भी वही सेम होने चाहिए। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद अदद जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है इधर भी ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 4 है 4 होना चाहिए, 3 है इसमें उसमें भी 3 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये जो है ए और बी इनके पोजीशन ऑर्डर भी सेम आ गया है, इक्वल है, और उसके बाद इनके जो अदद हैं जो दिए हुए हैं रियल नंबर्स वो भी सेम पोजीशन पे सेम दिए हुए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ए जो है मैट्रिक्स हमारी वो बी के इक्वल है। अब इसी के बरक्स अगर हम यहाँ इन दो के साथ किसी और को कंपेयर कर लेते हैं, अब लिख देते हैं हमारे पास मैट्रिक्स या कालिब है सी, उसमें हमारे पास अदद है 2 और 3। अब ये हम चेक करते हैं क्या सी भी ए के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ए का हमने वैसे किया हुआ था कि इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर चेक करते हैं सी का। इसमें देखें हमारे पास अब रोज़ की तादाद कितनी है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय, अब कालमों की तादाद देखें 1 और 2, यानी दे है 2, 1 बाय 2 अब हमारे पास आ गया, यानी सबसे पहले डिफरेंस तो उसके ऑर्डर में आ गया है। जब ऑर्डर डिफरेंट है या मुख्तलिफ हैं तो ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब देखें हम इसी को एक और एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। तीसरी एग्जांपल देखें। अब तीसरी में हम ये कर देते हैं कि हमारे पास है डी मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास है 7 8। अब इसका हम चेक करते हैं कि क्या डी मैट्रिक्स जो है वो भी ए के इक्वल है। अब देखें पहले तो ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर में क्या है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, यानी इसके कतारों की तादाद 2 होगी है, तो हम लिखेंगे 2 बाय, अब कॉलम की तादाद देखें 1 2, ये भी होगी 2। अब देखें इनका ऑर्डर जो है सेम है, ए के और डी के ऑर्डर जो है वो इक्वल हो गए, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर अगर इक्वल है तो ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब इनके दूसरी कंडीशन अब क्या है कि इनके अदद जो लिखे हुए हैं वो भी सेम पोजीशन पे सेम होने चाहिए। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 5, नीचे इधर 7 है उधर 4 है, तो इसका मतलब है इसकी पहली कंडीशन तो ठीक है लेकिन दूसरी में ये इक्वल नहीं है, लिहाजा जो है हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो अब ये हमारी शराइत थी जो हमने पूरी करनी थी एक इक्वल मैट्रिक्स को देखने के लिए कि दो मैट्रिक्स किस वक्त इक्वल हो सकती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके जो अदद लिखे हुए हैं वो भी सेम पोजीशन पे सेम होने चाहिए, यानी एक ही होने चाहिए, तब जाके हमारा जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा या क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने उठाया आपकी 1.1 में से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 1 की, उसमें देखें बाकी क्वेश्चन का तो कंसेप्ट तो हमने पहले बता दिया, जितने ये थोड़ा सा डिफरेंट था एक्सरसाइज में तो इसलिए हमने इसको अलहदा कर लिया है। अब इसमें देखें क्या करना है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन को के रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपने इनमें से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखें ये हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, दूसरी राइट साइड पे है और इनके दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। अब इसमें हमने क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस क्या किस वक्त इक्वल होती हैं, ये उस वक्त होती हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो, यानी इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, और दूसरा ये है कि इनके जो रियल नंबर जिस पॉइंट पे जिस लोकेशन पे या जिस
ऐसे समझे जगह पे जो फर्स्ट नंबर है, आप देखें यहाँ a प्लस सी है, यहाँ 0 है, तो ये इनकी वैल्यू भी सेम इक्वल आनी चाहिए। अब उसी रूल को, इक्वल वाले को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमने ये कहा है जो फर्स्ट अदद है हमारा, ये इस फर्स्ट के इक्वल है, तो इसका मतलब है हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये बन गया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ये हमने ख़ुद कहा हुआ है कि जहाँ हमारा अगर फर्स्ट कॉलम का पहला अदद जो है वो इक्वल अगर मैट्रिक्स है तो उसके फर्स्ट अदद के इक्वल होगा। तो उसी रूल के तहत अब हम इनके इक्वेशंस बना रहे हैं, मसवाते बना रहे हैं। अब a प्लस 2b हमारे पास कितना आ जाएगा, ये किस पे, कॉलम नंबर 2 के फर्स्ट अदद है, तो इसका ये फर्स्ट कौन सा है, ये -7, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और अब हमारे पास जो फोर्स बन गया 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं टोटल। अब इस पूरे इक्वेशन में से हमने अब इनमें से निकालना क्या है, हमने ये निकालना है कि c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करना है जो मसवात के हमारे असूल होते हैं। अब इक्वल के रूल्स क्या हैं, यानी अगर किसी भी अदद या वेरिएबल के साथ, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो जाए, यानी कि जिनकी कीमत हम चेंज कर सकें। अब इसमें देखें हमारे पास a प्लस सी जैसे लगा। अब इसमें यह होता है कि इसमें दो साइडें होती हैं, एक हमारी लेफ़्ट साइड हो गई, लेफ़्ट साइड, और दूसरी हमारी हो जाएगी राइट साइड, और दरमियान में हमारा होगा इक्वल। अब ये मसावात की अलामत है। अब इसमें यह है कि जब भी कोई एटम या कोई अदद या कोई भी चीज़ लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से उसको ख़त्म करेंगे, या यहाँ से उसको हम ऐसे समझें इसको राइट साइड पे उसको मूव करना चाह रहे हैं या राइट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम अगर वो हो रही है उसमें प्लस, तो वो दूसरी साइड जाके हो जाएगी माइनस। क्यों, हमने इसको ख़त्म करना होता है। अब इसमें देखें, पहले मैं इक्वेशन नंबर, अब इसमें जो पहली इक्वेशन है इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। a और c प्लस हो के ये 0 के इक्वल हैं। अब हमने a की भी वैल्यू मालूम करनी है, c की भी मालूम करनी है। अब कोई भी ऐसी मसवात हल नहीं हो सकती जिसमें दो चीज़ें हमने, दो वैल्यूज़ हमने मालूम करनी हो। अमूमन यह होता है कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन होती है, एक हमने मालूम करनी होती है। अब जैसे दूसरी इक्वेशन को देख लें, यानी कि ये अगर हमारी नंबर 1 है इक्वेशन, ये हमारी नंबर 2 है, ये 3 हो गई और ये होगी 4। अब देखें नंबर 1 के अंदर a प्लस सी, इसको हम हल नहीं कर सकते अभी। क्यों, हमारे पास ना a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है। अगर एक की अगर कीमत हमारे पास मौजूद होती तो दूसरे की हम ऑटोमेटिकली निकाल लेते। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ c की वैल्यू मालूम करनी है, c की कीमत। तो इस मसवात को हम हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास जो कीमत मालूम नहीं है वो सिर्फ एक दी हुई है। अब इसी के ऊपर हम इक्वल के रूल्स भी यही इसी के साथ आपको बताते हैं। c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब हमें किसकी कीमत चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ c की। हमने ये मालूम करना है। तो जब c की कीमत, जिस चीज़ की कीमत हमें मालूम करनी हो उसे हम एक साइड पे इक्वल के या बराबर की अलामत की एक साइड पे ले जाते हैं, अलहदा कर देते हैं। अब इसमें यह है कि ये लेफ़्ट साइड पे खड़ा हुआ है तो इसको यहीं रहने देते हैं। इसके साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसमें तरीक़ाकार क्या है, अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ c यहाँ चाहिए, ये -1 हमने ख़त्म करना है। अब -1 कैसे ख़त्म होगा, हम इसमें +1 कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो अमल हमने लेफ़्ट साइड पे करना है वही हमने राइट साइड पे करना होता है। अब लेफ़्ट साइड पे हमने +1 किया तो वही काम हमने जाके
राइट साइड पे भी कर दिया। अब क्या हो जाएगा इससे, ये -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, सी की वैल्यू बच जाएगी 4। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या है, क्या रूल आ गया है कि इक्वल के अगर लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई चीज़ अगर माइनस हो रही है उसको हमने ख़त्म करना है तो उसमें उतनी प्लस कर दें। वही काम हमने क्या करना होता है, दूसरी साइड पे राइट साइड पे हमने कर दिया। यहाँ -1 हमें नहीं चाहिए था, हमें सी की वैल्यू चाहिए होती, हमने सी को अलहदा करना था। उसके लिए हमें -1 को यहाँ से ख़त्म करना था। वो कैसे ख़त्म हो सकता था, उसमें हमने +1 कर दिया, प्लस और माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब यही काम हमने +1 का राइट साइड पे भी कर दिया है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आई हुई है 4। अब देखें, अब ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम पहली इक्वेशन को हल कर सकते हैं। क्यों, अब हम यही सी की वैल्यू जो है, ये सी की वैल्यू हम जाके पहली इक्वेशन के अंदर लिख देंगे। अब देखें, इक्वेशन को हम उठाते हैं, a + c = 0। अब हम सी की जगह पे हम जो वैल्यू हमने निकाली है सी की, ये रख देते हैं इसमें। अब लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू पुट करने से क्या होगा, अब इसमें ये हो जाएगा, सी की हमारे पास क्या कीमत थी, हमारे पास सी की कीमत थी 4। तो हमने क्या करना है, इस 4 को इसमें लिख देना है। अब हमें यहाँ से किसकी कीमत निकलेगी, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए को अलहदा करना है। जैसे ऊपर हमने किया है, इसको लेफ़्ट साइड पे रहने दें, +4 हो रहा है, इसमें जमा हो रहा है 4, तो इस 4 को कैंसिल करें। कैसे करेंगे, इसमें -4 कर दें। अब 0 है, इसके अंदर भी हमें वही काम करना पड़ेगा। इधर अगर लेफ़्ट साइड पे -4 किया है तो राइट साइड पे भी -4 करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 की, वैसे कुछ नहीं है, तो इसमें हमारे पास -4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी निकल आई, सी की भी निकल आई है। अब हमने किसकी निकालनी है, बी और डी की। अब इक्वेशन नंबर 3 हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में a + 2b = -7। अब देखें, a की हमने वैल्यू पहले निकाली हुई है, a की जगह पे तो हम वही वैल्यू लिख देते हैं, ये वाली। ऐसे समझे, इसको हम जो है दोबारा आके इसमें लिख देंगे, तो ये -4 आ जाएगा, +2b आ जाएगा, -7। अब हमने ये भी कहा हुआ है कि जिस चीज़ की वैल्यू हमने मालूम करनी है कीमत, उसको हमने लेफ़्ट साइड पे टोटली अलहदा कर देना है। उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो भी कैंसिल कर देंगे, जो प्लस हो रही है वो भी कैंसिल कर देंगे। अब इसमें यह है कि अब यहाँ हमें बी की वैल्यू निकल आएगी, हमसे कैसे निकलेगी। अब हम सबसे पहले तो ये -4 इसमें इसके साथ खड़ा हुआ है, इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने का वही रूल है जो हमने पीछे पढ़ा है। अब इसमें -4 है, हम इसमें +4 कर देते हैं, बाकी रकम वही की वही रहेगी, और राइट साइड पे भी हम +4 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये लेफ़्ट साइड से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2b बच गया यहाँ अकेला। और यहाँ इस साइड पे देखें, अब हमारे पास 7 माइनस का है और प्लस का है 4। अब ऐसे समझें, प्लस का 4 जो है माइनस के 4 को तो कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास माइनस की रकम जो है बड़ी है, तो हमारे पास माइनस के बच जाएंगे 3। अब देखें हमारे पास b की वैल्यू अभी भी निकल गई, ये 2b की वैल्यू है। हमने क्या करना है, अब ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो अब इसको भी यहाँ से ख़त्म करना है लेफ़्ट साइड से। तो हम क्या करेंगे, ये ज़र्ब खा रहा है b के साथ, तो हम इसको तकसीम कर देंगे 2 के ऊपर। वही काम हम राइट साइड पे कर देंगे। अब ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो b की हमारे पास कीमत आ जाएगी -3/2। अब ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब हमने क्या करना था, a की वैल्यू निकालनी थी, b की निकालनी थी, c की निकालनी थी और d की।
ए की भी हमने निकाल ली, सी की भी निकाल लिया है हमने, बी की भी निकाल लिया है। अब रह गया हमारा डी। अब क्वेश्चन हमारी इक्वेशन जो रह गई है मसावात वो है नंबर 4। अब इसको हम लिखते हैं। इसमें देखें टोटली 4D इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी 2D है और -6 है। इसमें एक ही वेरिएबल हमारा इस्तेमाल हो रहा है जिसकी हमने कीमत निकालनी है। तो इसके लिए हमें कोई चीज़ पुटिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसी की वैल्यू, जस्ट हमने सिर्फ इनको वैल्यूज़ को अलहदा करना है और डी को अलहदा कर देना है। अब हमारे पास है 4D - 6 = 2D। अब देखें हमने ये कहा है जिस चीज़ की वैल्यू हमने मालूम करनी है उसको हम लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल अलहदा कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके साथ से ये -6 लगा हुआ है इसको ख़त्म करते हैं। इधर 4D -6 है तो +6 कर देंगे। यही काम हम राइट साइड पे कर देंगे, +6 हो गया। जो काम हमने लेफ़्ट साइड पे किया है वही राइट साइड पे, हमने इस 6 को ख़त्म करना था, ये माइनस का था तो हमने इसमें प्लस कर दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, 4D 2D + 6। अब देखें हमने डी की कीमत मालूम करनी है तो ये राइट साइड पे भी मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसको एक साइड पे लेके जाना है, सेम रकमें हम एक साइड पे सेम वैल्यू। अभी हमने क्या करना है, इसको डी को 2D को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ से हमने -2D कर देंगे राइट साइड पे और वही काम हम कर देंगे राइट साइड पे, -2D इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड भी -2D कर दिया हमने। इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा और हमारे पास बच जाएगा। अब ये -2 है और प्लस का 4D है तो बड़ी रकम प्लस वाली है तो प्लस में से 2D हमारे ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारा बच जाएगा प्लस का 2D। ये -2D और +4D। अब 2D हमारे पास बच गया और राइट साइड पे हमारे बचा हुआ है सिर्फ 6। अब हमें D की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर इसको। तो हमारे पास आ जाएगा 2D और 2 6/2। अब ये 2 को कैंसिल कर देगा और ये हमारा जो है इससे की टेबल में 3 आ जाएगा 2। तो हमारे पास अब D की वैल्यू क्या आ गई है, 3। अब हमने निकालनी थी वैल्यूज़ A, B और C की। तो हमारे पास अब तमाम वैल्यू निकल आई हैं। हमारे पास अब जो हमने ऊपर सॉल्व किया था क्वेश्चन उसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाली थी C की वैल्यू। तो C की वैल्यू हमारी निकली हुई है 4 और हमारी A की वैल्यू निकली हुई है -4 और इसी तरीके से हमारे B की वैल्यू हमारी निकली है -3/4 और D की हमने वैल्यू अभी निकाली है तो वो निकली है हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट में कमेंट करें और हम ज़रूर आपको उसका आंसर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।